हेलो एवरीवन। तो हमने कल देखा था कि हमारे लांगवांजी और लेंजा और विविसन की सारा परिवार लैंसेक्ट पहुंच चुका था और दूसरी तरफ एक डीमन एम्परर जो कि लांगवांजी को निगलने की बात कर रहा था, पर वहां पे खड़े ब्लैक स्पिरिट ने कहा था कि एम्परर आप उसे नहीं निगल सकते क्योंकि वे दोनों ही ब्रदर का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उसे निगलने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्पिरिट अंदर से ख़त्म हो जाएगी। ये सुनकर वह डीमन एम्परर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कोई तो तरीका होगा। इतने में वहाँ पे कोई आता है। ये भी एक मैन था। इस मैन ये एक आम आदमी नहीं था। इसके बड़े बड़े नाखून थे, बड़े बड़े बाल थे। ये इस एम्परर का गुरु था। वो कहता है एक तरीका है। डीमन एम्परर उसकी ओर देखते हुए कहता है कौन सा तरीका बताओ। तभी वह कहता है तुम्हें पता है लीन आयरन के बारे में। ये सुनकर डीमन एम्परर उसकी ओर देखने लगता है और वो कहता है ये तो एक कल्पना है ना। तभी वह कहता है नहीं, ये कल्पना नहीं है। तुम्हारे दादाजी ने इसका इस्तेमाल किया था और पूरी धरती को ख़त्म कर दिया था। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इसे रोका नहीं जा सकता। अगर इसे रोकना है तो इसके लिए किसी एंजल को आना होगा और आज के टाइम में कहीं पे भी किसी भी तरीके की एंजल नहीं है। अगर होती तो हमें पता चल जाता। ये सुनकर डीमन एम्परर कहता है कि अगर कोई एंजल नहीं है तो क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वह कहता है हाँ, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ये एक बलि मांगती है, एक सेक्रीफाइस मांगती है जिसे तुम्हें देना होगा। डीमन एम्परर कहता है कैसा सेक्रीफाइस। तब डीमन के गुरु जो वहाँ पे खड़ा था वो कहता है कि तुम्हें उसके लिए किसी ऐसे जानवर का खून लाना होगा जो कि बेहद खूबसूरत हो। ये सुनकर डीमन एम्परर हंसता है और अपने दो स्पिरिट मास्टर को बुलाता है। ये दोनों स्पिरिट मास्टर दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। ये ऊपर से नीचे तक ब्लैक थे, बस इनके आइज़ का रंग रेड था जो बहुत तेज़ तरीके से चमक रहा था। वह उससे कहता है जाओ और इस दुनिया की सबसे खूबसूरत एनिमल को लेके आओ। ये कहने के बाद वे दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लैंसेक्ट में पूरी जगह तैयारी चल रही थी। सभी ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। वहाँ पे राजकुमारियों का तो अरमान कुछ अलग ही था। इन लोगों को पता नहीं था कि इनके अरमानों में पानी फेरने के लिए कोई आ चुका है। दरअसल इनको तो ये लग रहा था कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ही एम्परर और राजकुमार जो कि क्राउन प्रिंस है, ये दोनों ही मिलके दो राजकुमारियों को चुनेंगे और उनसे शादी करेंगे। इन्हें ये अभी तक नहीं पता चला है कि विविसन नाम का कोई आया है जो कि इनके सारे अरमानों पे पानी फेरने वाला है। इनमें से सभी अपनी अपनी ब्यूटी की तारीफ़ कर रहे थे। कोई कहता है कि मुझे सब ब्यूटीफुल कौन। दूसरा कहता है कि तुम तो रहने ही दो, मेरे सामने से तुम पानी का मुँह देख लेना, एम्परर मुझे ही चुनेंगे। तो जो बोल रही थी एम्परर मुझे ही चुनेंगे, उसकी बहन कहती है हाँ, हम दोनों ही यहाँ की एम्प्रेस और राजकुमारी बनेंगे। ये सुनकर सभी हंसते हुए कहती हैं क्या तुम दोनों ही हो यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की। यहाँ पे हम नहीं हैं क्या? क्या पता तुम दोनों के कोई ऐसे लक्षण हो जो एम्परर को पसंद ही ना आए हो और राजकुमार को भी। ये सुनकर वे दोनों ही मुंह फुला लेती हैं और उससे लड़ने लगती है। तभी सभी के बीच में से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ किसी लेडी की थी। उसने रेड और पिंक कलर की गाउन पहने थे। ये गाउन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो लड़की जो भी थी उसके शक्ल से ही साफ साफ घमंड झलक रहा था, मानो घमंड की बारिश हुई हो। उसके चेहरे पे साफ साफ अपनी खूबसूरती का घमंड दिख रहा था। वह लेडी बड़े ही स्टाइल से सबके बीच में से आती है और कहती है चिंता मत करो, तुम लोग तो देखते ही रह जाओगे और मैं एम्परर को ले जाऊंगी और हो सके तो क्या पता क्राउन प्रिंस भी
मेरे ही पीछे आ जाए। ये सुनकर वहाँ पे सभी लड़कियाँ मानो ऐसी नज़र से देख रही थी कि नज़र से ही उसे मार देगी। वो लड़की बड़े ही स्टाइल से कहती है, ऐसे मत देखो मुझे, मैं तो ऐसे भी बहुत खूबसूरत हूँ, तुम्हें पता नहीं। तभी कोई दासी, जो उसकी दासी थी, वह वहाँ से दौड़ते हुए आती है और घुटनों पर बैठते हुए कहती है कि जल्दी जल्दी, मैं बहुत मैं थक गई दौड़ते दौड़ते, मुझे मुझे कोई संदेश देना है। तभी वो कहती है, हाँ बोलो, क्या संदेश देना है। तभी वो कहती है, राजकुमारी, आपको पता है, कहा जा रहा है कि एम्पर और क्राउन प्रिंस किसी ब्यूटी को लेकर आए हैं और वो उन्हीं से आज शादी करने वाले हैं। तभी वे राजकुमारी थी, वो कहती है, अच्छा, तो लगता है उन्होंने मुझे अभी तक देखा नहीं है। अगर वो लोग मुझे देख लेते तो वे उससे शादी करने का इरादा छोड़ ही देते। चिंता मत करो, हम अभी जाएंगे और उनसे मिलेंगे, क्या पता वे अपना फैसला बदल दे। तभी वे कहती है, वे किसी को अपने पास भटकने भी नहीं दे रहे हैं। वो तो उसके साथ ऐसे चिपक गए जैसे लोहा और चुम्बक है। तभी वो प्रिंसेस कहती है, चिंता मत करो, मेरी ब्यूटी देख के दोनों मेरी तरफ खींचे चले आएंगे। ये बोलकर वे वहाँ से तैयार होने के लिए निकल जाती है। इधर वे प्रिंसेस की जो सेविका थी वो कहती है, पता नहीं अब क्या होगा। एक कहकर वे वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है। सारे प्रिंसेस जो वहाँ पे खड़ी थी, बैठी थी, कुछ तो झूम रही थी, वो सबका मुंह उतर जाता है और सभी कहती है, अरे क्या ये सच है, क्या ये सच है। तभी उनमें से एक कहती है, अच्छा हुआ सच है, अगर प्रिंस हमारे भी नहीं हुए तो हम इसके भी नहीं होने देंगे। ये बोलकर वे अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने लगती है। तभी उसके बगल में बैठी लड़की कहती है, हाँ तुमने सही कहा, इसे कुछ ज़्यादा ही घमंड है अपनी खूबसूरती का। मैं तो चाहती हूँ एम्पर या फिर क्राउन प्रिंस दोनों ही इसे बहुत बुरी तरीके से एकदम बेइज्जत करके वहाँ से निकाले। और ये यहाँ पे के सभी बातें बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ वीन, जो कि अपने रूम में बैठा था, वीन के रूम के ओह सॉरी दोस्तों, वीन के रूम के चारों ओर सैनिकों को लगा दिया गया था कि कोई भी वी को डिस्टर्ब ना करे। वी के रूम में कई सी चीज़ें रखी गई थी, जैसे ज्वेलरीज और रोब्स जो शादी के लिए पहनेगा, और बहुत सी चीज़ें थी जो उसकी ब्यूटी के लिए रखी गई थी, जैसे कि हेयर पिन वगैरह ये सब रखी गई थी। विभीषण ये सब देख के अपने मन से दुख था, पर वे सोचता है कि मेरे फादर ने सही कहा था, अगर मुझे अपने सेक्ट के लिए ये करना पड़े तो मैं कर जाऊंगा। ये सोचकर विभीषण वहीं पे पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे 4 दासियाँ आती हैं। ये चारों दासियाँ अपने घुटने पर बैठ के कहती हैं, एम्प्रेस, हम यहाँ पे आपकी मदद करने आए हैं। वे विभीषण उनकी ओर देखता है और कहता है, अच्छा तो एक काम करो, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला सकती हो। ये सुनकर वो वहाँ पे बैठी दासियाँ बोलती है, हाँ क्यों नहीं। अब वे चारों उनमें से 2 जने जो कि वी के लिए खाना लेने चल जाती है, और बाकी 2 विभीषण के कपड़े जो वहाँ पे ज्वेलरीज वगैरह सब पड़े थे उन सबको एक अच्छे से अलमारी में रखने लगती है। विभीषण कहता है कि तुम्हारे एम्परर और क्राउन प्रिंस के बारे में तुम कुछ जानती हो। तभी वो कहती है, हाँ हम जानते हैं ना, हमारे क्राउन प्रिंस और एम्परर दिखने में भले ही कोल्ड नेचर के हैं, पर उनका दिल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये सुनकर विभीषण कहता है, तुम्हें कैसे पता। विभीषण के इस सवाल से वो कहती हैं, पता है कुछ दिनों पहले जब आपसे उनकी मुलाकात हुई थी, इनसे मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने सीधे आके अपनी मदर से कहा था, पता है आपको, उस वक्त मैं भी उनकी मदर के सेवा कक्ष में थी और मैं उनके सामान समेट रही थी, तभी मैंने ये सुना था। तब विभीषण कहता है, मुझे तो डर लगता है कि पता नहीं मेरी शादी के बाद क्या दशा होगी। तभी उनमें से दूसरी दासी कहती है, चिंता मत कीजिए, हमारे एम्पर भले ही क्रूर दिखते हैं पर क्रूर है नहीं। पता है मेरी माँ बहुत बीमार थी। मेरी दादी जो कुछ दिन पहले ही गुजर गई है, उनको गुजरे पूरे 2 महीने हो चुके हैं, और मेरे फादर जो अब
काम करने के लायक नहीं थे। तब हमारे एम्परर ने हमारी मदद की, मुझे काम दिया, हमें रहने के लिए घर दिया और खेती करने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दी, जिससे आज हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है। तभी वी ये सुनकर उसके होंठ पे एक सॉफ्ट स्माइल आती है और फिर वह कहता है, अच्छा तो वो ऐसा है, मुझे तो लगा था कि वो सच में कोल्ड नेचर का ही होगा। तभी वे दोनों कहती हैं कि आप धीरे धीरे उनके साथ रहकर उन्हें समझ जाएंगी। ये सुनकर विभूषण हंसते हुए कहता है, ओह मैं तो इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं उन्हें समझूँ तो सही। ये कहकर विभूषण और लांगवान जी और लंजा के बारे में विभूषण सोचने लगता है। तभी दूसरी तरफ डीमन एम्परर के पास वो जो दो स्पिरिट थी वो आई और उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनिमल दिया। ये एनिमल दिखने में एक छोटे से बन्नी की तरह था, पर इसका साइज बिल्कुल गोल बॉल की तरह था। ये पिंक कलर का था। इसकी आंखें मोटे मोटे और गोल गोल थी। इसके पंख निकले हुए थे। ये एक डीमन एनिमल था, पर ये सबसे सुंदर था डीमन वर्ल्ड का। इसलिए डीमन एम्परर ने उसकी बलि दी और उसकी बहुत ही बेरहमी से उसकी जान ली और उसके खून के छींटे जैसे ही हीन आयरन पे पड़े वे वहीं पे चमकने लगे। उनमें से ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगा। ये ब्लैक कलर का धुआं देखते ही देखते बढ़ने लगा। तभी डीमन एम्परर का जो गुरु था वो कहता है, अब वक्त आ गया है, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। ये सुनकर डीमन एम्परर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है वैसे ही उसके हाथ में लगी डीमन रिंग चमकने लगती है और वो डीमन रिंग उस हीन आयरन और इन आयरन के धुएं को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। ये देखते हुए डीमन एम्परर अपने गुरु की तरफ देखता है तो कहता है, ये जो तुमने रिंग पहनी है ये एक शाही रिंग है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता है। ये भी हीन आयरन के एक टुकड़े से ही बनी है और ये तीनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हीन आयरन और ये एक ही हैं और ये जो ब्लैक धुआं है ये ब्लैक स्पिरिट्स है जो कि इन आयरन में कैद रहती हैं और तुम्हारा काम करती हैं। ये सुनकर डीमन एम्परर एक डीमन स्माइल देता है और कहता है कि अब वो दोनों मेरे हाथ से मरेंगे, क्योंकि मेरी काम में टांग अड़ाना यानी मौत को बुलाना होता है और अब मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ये कहकर वह हंसने लगता है और वह वहाँ से निकल जाता है और अपनी सेना की ओर निकल जाता है। वह वहाँ पे जाता है और अपने सेना को एक बहुत ही बड़ी दहाड़ लगाता है वहाँ पे और अपनी सेना को कहता है कि अब हमें तैयार होना है, हम इंसानी दुनिया पे हमला करेंगे और वहाँ के एम्परर को मार के हम वहाँ पे राज करेंगे और इंसानों की सोल को अपनी पावर बढ़ाने में काम मिलेंगे। ये बोलकर डीमन एम्परर हंसने लगता है और कहता है, तैयार हो जाओ। ये कह के वे वहाँ पे तैयारियाँ करने लगता है और डीमन एम्परर कहता है, अब हम कल ही हमला करेंगे। ये कहकर वे वहाँ से गायब हो जाता है। इधर शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी, क्योंकि कल विभूषण और लंजा और लांगवान जी की शादी थी। विभूषण जो अपने रूम में बैठा था, अभी से ही उसके रूम के साथ साथ बाहर सभी चीज़ों को सजाया जा रहा था। वहाँ पे हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से सजाना शुरू कर दिया गया था। सजाते इतना काम होते कब शाम हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। विभूषण जो अपने रूम में बैठकर अपने रूम को देख रहा था, यहाँ पे हर एक चीज़ को रेड कलर से सजाया गया था और रोशनी के लिए रेड मोमबत्ती जलाई गई थी। रेड और वाइट कलर की मोमबत्ती का इस्तेमाल करके यहाँ के हर चीज़ को एक रोशनी से सजा दिया गया था। यहाँ पे पेपर लालटेन थी, बहुत सी चीज़ें थी जो कि ये सभी चीज़ों को सजाने में इस्तेमाल की जा रही थी।
तब तभी विभीषण सोचता है कितना खूबसूरत है ये सब। वही सब सोच के अपने रूम में बैठा था, तभी उसके पास उसकी मदर आती है और उसकी मदर कहती है, विभीषण तुम तैयार है ना बेटा, कल हम सब तुम्हारे और लांगवान जी और लंजा के शादी की तैयारियां हो रही है, तुम्हें कल जल्दी उठना होगा, पता है ना तुम्हें। विभीषण अपने एक स्माइल्स के साथ कहता है, हाँ मदर। तभी विभीषण की माँ कहती है, तुम मुझे ये झूठी स्माइल दिखाकर मुझे खुश नहीं कर सकते विभीषण। देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ ये ठीक नहीं हो रहा, पर हमारा भाग्य जो हमारे लिए निर्धारित करता है वही होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारा भाग्य ही है जो तुम्हें यहाँ लेके आया है, और भाग्य ही होगा जो तुम्हें आगे भी कहीं भी लेकर जाएगा। ये बोलकर विभीषण की मदर विभीषण के सर पे हाथ रखती है और उसे अपने साथ उठाकर विभीषण को बेड पे ले जाकर लेटाते हुए कहती है कि अब सो जाओ बेटा, कल तुम्हारी मैरिज है और तुम्हें अपने शादी में सबसे खूबसूरत जो दिखना है। विभीषण ये सुनते ही अपने मन में दुखी होते हुए कहता है, यही तो कारण है मदर जो मैं आज यहाँ पे हूँ। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। विभीषण अपनी आंखें बंद करने के कुछ देर उसकी मदर वहीं बैठी है और उसके सर पे अपना हाथ लगातार फिराई जा रही थी, और विभीषण की मदर अपने मन में कहती है, मेरे बेटे मुझे पता है कि तुम उदास हो, पर तुम्हारा भाग्य तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ जरूर देगा। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम दुखी रहोगे। मैंने एम्पर और क्राउन प्रिंस की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। ये सोच बोलकर वे अपने भारी मन से कहती है, पर जल्द ही तुम उनके साथ यहीं रह जाओगे और हमें तुम्हें यहाँ छोड़ के जाना होगा। ये सोचकर विभीषण की माँ की आंखों से पानी गिरता है और जो सीधे विभीषण के ऊपर गिरने ही वाला होता है, पर उसकी मदर अपना हाथ बीच में ले आती है और वे आंसू विभीषण की मदर के हाथ पे गिर जाते हैं। विभीषण की मदर फिर वहाँ से चली जाती है। तभी विभीषण की आंखें खुलती हैं और विभीषण कहता है, मदर क्या आप ये सोचती हैं कि आप अपने आंसू को मेरे सामने रोक लोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप रो रही हो। पर चिंता मत कीजिए मदर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से मेरे सेक्ट को कोई सज़ा मिले। ये सोचकर विभीषण अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। सुबह सभी जोरों जोरों से था। विभीषण को सुबह 5 बजे ही जगा दिया गया था, क्योंकि उसे बहुत से रिचुअल्स जो करने थे उसे तैयार होना था। उसे अपने सेक्ट के सबसे ब्यूटीफुल फीमेल नहाना था, धोना था, ब्यूटीफुल बनना था, इसलिए उसे तैयार किया जाता है। वह सुबह उठता है। उठने के बाद उसे सबसे पहले वो होती ना जड़ी बूटियों के जल से नहलाया जाता है। उसके लिए हर ब्यूटी प्रोडक्ट लाया गया था। हर चीज़ ब्रांडेड थी। सभी गोल्ड की बनी ज्वेलरीज उसे पहनाई जा रही थी। सुबह से ही उस तैयार किया जाने के लिए सभी तैयारियां हो रही थी। पूरा महल को अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था। हर जगह अब बस फूल लगाना बाकी था। लांगवान जी और लंजा ने स्ट्रिक्टली कहा था कि जहाँ से विभीषण गुजरेगा वहाँ की ज़मीन पे गुलाब के फूल बिखेर देना है। ये सोचकर सभी दासियाँ वही काम कर रही थी। इधर काम करते करते शाम हो जाती है। विभीषण को तैयार किया जाता है। वेडिंग हॉल में लांगवान जी लंजा वेडिंग हॉल के सामने खड़े थे। विभीषण जो कि अपनी मदर और अपने फादर के साथ वेडिंग हॉल के अंदर एंटर लेता है और वे सीधे लांगवान जी और लंजा के पास जाता है। दोनों ही अपना हाथ विभीषण की ओर करते हैं। विभीषण अपने दोनों हाथों को दोनों के हाथ पे रख देता है। विभीषण वहाँ खड़ा होता है और वे वहाँ पे आए जो भी पंडित थे, मतलब जो वहाँ पे रिचुअल कराने वाले थे, वो विभीषण और लांगवान जी की रिचुअल करवाते हैं।
वहाँ पे कांची और लज्जा और विभीषण अपने रिचुअल पूरे करते हैं। उनके रिचुअल पूरे करने के बाद वे सभी एल्डर्स को प्रणाम करते हैं और उसके बाद वे सभी वेडिंग जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, बैंकेट में थे सभी। कोई वाइन कर रहा था, कोई डिनर कर रहा था, पर विभीषण लांगवान जी और लंजा के बीच में बैठे अपने हाथों की मुट्ठी बांधे बैठा था और वे सोच रहा था, अब जो हुआ सो हुआ और आगे मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से मेरे सेक्ट को या फिर मेरे किसी अपने को चोट पहुंचे। वो अपने बेल से ही लांगवान जी और लंजा की तरफ एक बार देखता है और कहता है, ये इतने बुरे भी नहीं दिखते, और वे कहकर वो स्माइल करता है। इधर डीमन एम्परर की सेना अपने हमले की तैयारी में घाट में बैठी थी और उन्हें वे मौका मिल जाता है। तभी लांगवान जी और लंजा देखते हैं सारे बैंकेट की चारों तरफ धीरे धीरे ब्लैक धुआं फैलने लगा है। ब्लैक धुआं फैलते फैलते वहाँ पे ब्लैक स्पिरिट आ जाती हैं। ये ब्लैक स्पिरिट हर इंसान को, जिस इंसान को छू रही थी, वह पपेट बन रही थी। वह पपेट बन के एक दूसरे पर ही हमला कर रही थी। इधर लांगवान जी और लंजा दोनों ही ये देखकर हैरान थे कि यहाँ पे आखिरकार ये ब्लैक स्पिरिट आई कहाँ से। इतने में ही सब वहाँ पे इस ब्लैक स्पिरिट से लड़ने लगते हैं। लांगवान जी और लंजा जैसे ही लड़ने जाने वाले थे, तभी बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्लैक धुआं आता है। ये एक बवंडर टाइप में था। जैसे ही वो बवंडर ख़त्म होता है, उसके सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा और मस्कुलर बॉडी वाला लांगवान जी और लंजा के हाइट का ही आदमी खड़ा था। ये डीमन एम्परर लांगवान जी और लंजा की ओर देखते ही चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई है और अब तुम्हें मरना होगा। ये सुनकर लांगवान जी और लंजा एक डेविल स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम हमें हरा सकते हो? इधर डीमन एम्परर कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता, पर कुछ ऐसा है जो मुझे तुमसे जिता सकता है। ऐसा कहते ही वे अपने हाथ को सामने करता है, जिसमें हीन आयरन आ जाता है। ये देखते ही वहाँ सब हैरान थे, सभी एल्डर सभी वहाँ पे हैरान थे कि हीन आयरन तो गायब हो चुका था, पर अब ये कहाँ से आ गया। तभी डीमन एम्परर कहता है, ये मेरे पूर्वजों ने मेरे को सौगात में दी है, मेरे लिए रखा था कि कल को जाके अगर तुम इंसान अपनी औकात भूलो तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई जा सके। ये सुन बोलकर वे अपने हाथ को आगे करते हैं और लांगवान जी और लंजा के स्पिरिट को खींचने लगते हैं। लांगवान जी लंजा के पूरे शरीर में दर्द उठ जाता है। वे लांगवान जी और लंजा अपने पेट तक नहीं हिला पा रहे थे। वे लांगवान जी और लंजा के स्पिरिट को अपने जैसे वो अपने हाथ की मुट्ठी बना रहा था, वैसे लांगवान जी और लंजा की स्पिरिट उनकी बॉडी को छोड़ रही थी। जैसे ही लांगवान जी और लंजा की स्पिरिट उनकी बॉडी को छोड़ती है, डीमन एम्परर उन दोनों की स्पिरिट का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे रास्ते में आके मुझे हरा पाओगे? तो बाय बाय दोस्तों, अब देखते हैं क्या लांगवान जी और लंजा डीमन एम्परर को हरा पाएगा। तो चलिए बाय बाय। और हाँ, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ एडिट कमेंट मत करिए, मत सुनिए, ये ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं एक नई स्टोरी आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। इस स्टोरी के 2 या 3 पार्ट और बचे हैं जो मैं आपके साथ हो सके तो कल तक कर दूँगी। मैं तो सोच रही थी कि आज ही 4 पार्ट डाल दूँ, पर दोस्तों ऐसे एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। तो आप उस मॉडर्न फैन फिक्शन के बारे में क्या कहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। उसमें हमारा लांगवान जी जो माफिया है और विभीषण जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। बस अब आप ये बताइए कि मैं उस स्टोरी को एक्सप्लेन